हेलो साथियों, सनाई एजुकेशन पे एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में जो टॉपिक होगा वो करेंगे हम राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में जितनी शक्तियां हैं, अधिकार हैं, आर्टिकल हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बढ़ते हैं पर्सन अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो राष्ट्रपति का, भारत में जो राष्ट्रपति का पद है ये साथियों अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जो शक्तियां हैं वो ब्रिटिश संविधान से हमने इसकी शक्तियों को लिया है। पद लिया है अमेरिका से, शक्तियां ली हैं ब्रिटिश संविधान से। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, कैसा प्रधान होता है? संवैधानिक, जो भारत का प्रधान होता है, यानी कि हमारा देश, भारत देश का जो प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, वो राष्ट्रपति हैं, जो फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, भारत का जो प्रथम नागरिक होगा वो राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 या आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति का कार्य वो करेगा, वो उपराष्ट्रपति करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा, उसकी वो भी अनुपस्थित रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, वो जो राष्ट्रपति के कार्य उनको करेगा। तो आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। संविधान 58 के अनुसार निम्न योग्यताएं हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जो आयु है वो 35 वर्ष रखी गई है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो जो योग्यताएं चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए। कोई भी लाभ के पद पर ना हो, किसी लोकसभा का सदस्य ना हो, राज्यसभा का सदस्य ना हो, या किसी सरकारी जॉब पर ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो साथियों, हरियाणा जीके की भी हमारी सीरीज चल रही है। हमने 10 या 11 सीरीज टॉपिक करा दिए, आप उनको भी देख सकते हैं। और इससे पहले हम मौलिक कर्तव्य की भी जो वीडियो वो अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ, अनुच्छेद और जो आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब जितनी भी संघ की कार्यपालक शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, जो जितनी भी शक्ति है उसका प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार या अपने जितने अधीन कर्मचारी हैं उनके अनुसार वो उनको शक्ति का प्रयोग करेगा। भारत सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम होंगे। जितने भी कार्य होंगे, जितनी भी संधियाँ होंगी, जितने भी जो भी चीज़ें होंगी वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगी। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के लिए प्रमुख है। जो वास्तविक शक्तियों का प्रमुख होता है वो मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक तो प्रधानमंत्री है, ठीक है, नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति है। इसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के लिए प्रमुख है, इसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च भी राष्ट्रपति होगा। तीनों जो सेनाएं होंगी उनके, जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होंगे, उनका जो ऊपर होगा, उनका जो सर्वोच्च होगा, उनके भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आर्टिकल 53 के अनुसार कार्यपालिका प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और रक्षा बलों का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। अब इसकी जो निर्वाचक मंडल प्रणाली देखो, एक बार मैं बता देता हूँ। हम जो आम पब्लिक है वो अपने सदस्यों को चुनती है। ठीक है, दो तरीके से चुनती है। एक तो साथियों वो केंद्र में लोकसभा को प्रत्यक्ष और राज्यसभा को अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, और साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं को भी वो चुनती है। तो जो राष्ट्रपति है इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है, ध्यान रखो, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा प्लस दिल्ली और पांडुचेरी। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन के तहत इन दोनों को भी शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रपति जो इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। बट याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। ठीक है, जो चुन के आए हैं। ठीक है, याद रखना।
राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संविधान 54 के अनुसार अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न शामिल हो गए: लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना, निर्वाचित है, ठीक है, मनोनीत नहीं है। तो निर्वाचित सदस्य, 17वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य में शामिल होंगे, ठीक है, क्योंकि पहले दिल्ली और पांडिचेरी ये दोनों यूटी हैं, तो सिर्फ राज्यों के जो राज्य की विधानसभा वही सिर्फ राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। बट अब 17वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार दिल्ली और पांडिचेरी भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, इसका प्रावधान संविधान अनुच्छेद 55 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है, ठीक है। जनता खुद डायरेक्ट नहीं चुनती, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। निर्वाचन प्रक्रिया का नाम समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना क्या नाम है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होने के लिए निर्वाचक मंडल को 50 सदस्यों का प्रस्ताविक और 50 अनुमोदित जरूरी है, और उपराष्ट्रपति में ये 20 हो जाता है, 20 प्रस्ताविक और 20 अनुमोदित जरूरी हैं। जमानत राशि 15,000 रुपये होनी चाहिए आरबीआई के पास, ये जमा करानी होती है उपराष्ट्रपति को भी और राष्ट्रपति को, दोनों को ही। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के शर्तें, ठीक है। संसद के किसी सभा या विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता, मकान इत्यादि की सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी, पद अवधि के दौरान वेतन भत्ते को कम नहीं किया जाएगा, ठीक है। वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। राष्ट्रपति वेतन भत्ता 1951 के तहत है, और जो वर्तमान में राष्ट्रपति की सैलरी है वो 5 लाख है, टैक्स फ्री, ठीक है। इस पर कोई टैक्स उसको नहीं देना होता। तो याद रखना, पद धारण नहीं कर सकता, विधानसभा या केंद्र लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, मकान की सारी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी, वेतन भत्ते को कम नहीं किया जा सकता बीच में, और जितने भी वेतन होंगे वो सारे संसद द्वारा तय किए जाएंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, जो इसका टेनओवर होता है प्रेसिडेंट का, वो कितने साल का होता है। तो सबसे पहले 5 साल का तक ये पद धारण करता है, ठीक, कितने, 5 साल। बीच में अगर उसको त्याग पत्र देना पड़े तो ये उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति को पत्र देना पड़े तो वो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने पद तब तक धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा, किसको देगा, लोकसभा, भाई राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को दे दिया तो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो उसको सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति पूर्ण निर्वाचित होने के लिए पात्र होंगे अनुच्छेद 57 के अनुसार। ऐसा नहीं है, अमेरिका जो यूएसए है वहाँ सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बना जा सकता है, लेकिन इंडिया में आर्टिकल 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई 2 बार 3 बार, कितनी भी बार चुना जा सकता है। तो याद रखना, राष्ट्रपति पूर्ण निर्वाचित होने के लिए पात्र होंगे आर्टिकल 57 के अनुसार। राष्ट्रपति पद की शपथ वो है आर्टिकल 60 में, जो राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा वो अनुच्छेद 60 के अनुसार लेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं, कौन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ये किसको शपथ दिलाता है, उपराष्ट्रपति को ये शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होने पर कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश इसको शपथ दिला सकता है। आर्टिकल 60 के अनुसार इसको जो शपथ दिलाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, अगर वो मौजूद नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश उसको शपथ दिला सकते हैं। राष्ट्रपति एकमात्र पदाधिकारी है जो कि संविधान के संरक्षक के रूप में शपथ लेता है। किसके रूप में, संविधान के संरक्षक के रूप में शपथ
लेता है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, हटाने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में महाभियोग की सुविधा है। और ये जो महाभियोग लिया गया है ये हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाने का एकमात्र आधार कि उसने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का सम्मान नहीं किया, तो उसके बिहाफ पर हम क्या लगा सकते हैं, महाभियोग प्रक्रिया लगा सकते हैं। महाअभियोग प्रक्रिया जो संसद में चलती है, ठीक है, किसी सदन के 1/4 सदस्य द्वारा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस संबंध में सूचना देना आवश्यक है। हम जब किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाते हैं तो उसको 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। और कितने सदस्यों द्वारा, 1/4 सदस्यों द्वारा ये कंपलसरी है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में अलग अलग सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहे आवश्यक है, ठीक है। कितना, 2/3 बहुमत चाहिए उसको पारित होने के लिए, दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। अगर साथी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगे। एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन इसकी जांच करेगा। इसके बीच राष्ट्रपति को अपने पक्ष रखने का भी अवसर दिया जाता है। दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाने पर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले साथियों इसमें 14 दिन पहले सूचना देनी होती है, फिर 1/4 सदस्य इसके ऊपर आरोप लगाते हैं और उसके साथ 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है। राष्ट्रपति को बीच में अपने पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति के जो वेतन है वो भत्ते हैं आर्टिकल 112 में है। राष्ट्रपति के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित हैं। कहाँ से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से। ये और देख लो आर्टिकल 143, जो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, बट वो इसके मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। वो पर सिर्फ परामर्श ले सकता है। अब ये राष्ट्रपति के ऊपर, इच्छा के ऊपर है कि उनको लागू करे या लागू ना करे, सिर्फ परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। वेतन 5 लाख होता है, टैक्स फ्री होता है, वेतन पर कोई आयकर नहीं लगता, ठीक है। आर्टिकल 112 के 3 के तहत राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, नियुक्ति संबंधी अधिकार, इसके तहत राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है आर्टिकल 75 में, ठीक। आर्टिकल 75 में क्या है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुना नहीं जाता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। ये किसमें, आर्टिकल 75 में इसका वर्णन हम देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके तहत, आर्टिकल 124 के तहत। जो भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है, ठीक है, वर्णन है। भारत का निम्न महान्यायवादी, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, आर्टिकल 148, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 155 के तहत। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के तो 217, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, चाहे उच्चतम न्यायालय का हो, चाहे राज्य का राज्यपाल हो, कैग हो, एजी हो, अटॉर्नी जनरल हो, प्रधानमंत्री हो, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्ताग्रहण के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक रहता है, ठीक है। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, सिर्फ केंद्रीय विषय पर वो अध्यादेश जारी कर सकता है। उपराष्ट्रपति की हमने वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं, बेस्ट वीडियो है, छोटी शॉर्ट वीडियो है। विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति को निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
अनुच्छेद 85, संसद को आहूत करना, सत्रावसान और लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जो संसद सत्र की शुरुआत होती है शुरू में, उसको आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 86 के अनुसार राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, जब शुरुआत में कोई भी सरकार चुनकाती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण करने का अधिकार है। राष्ट्रपति संसद का संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली सत्र में, पहले वर्ष का पहला सत्र में जो अभिभाषण होता है वो राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण होता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन होता है। कौन सा होता है? संयुक्त अधिवेशन। बट इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, लोकसभा स्पीकर ही करता है। किसी साधारण विधेयक के संबंध में विवाद होने पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, बट इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। तब तक उन पर राष्ट्रपति साइन नहीं करता तो कानून नहीं बनते। राष्ट्रपति कानून साइन करने के बाद इन पर कानून बन जाते हैं। संसद सदस्यों का मनोनयन का अधिकार, अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, संसद, राज्यसभा, ठीक है, और लोकसभा। ठीक है, और संसद का अंग होता है राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इस प्रकार संसद के 3 अंग होते हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोकसभा में अगला द्वितीय समुदाय के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तब राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित करता है। अब ये जो प्रावधान है ये ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना, अब अगले भारतीय जो समुदाय के व्यक्ति हैं उनको मनोनीत नहीं किया जाता। आर्टिकल 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को 4 क्षेत्रों से मनोनीत करने का अधिकार है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवी। तो कितने सदस्य? 12 सदस्यों को राज्यसभा भेज सकता है, 4 क्षेत्रों में, कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज से। इन 4 फील्डों से जो राष्ट्रपति होता है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कौन कौन से मनोनीत करेगा? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवी। सैन्य शक्तियाँ, अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होती है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राष्ट्रपति को किसी देश के साथ युद्ध घोषित करना और शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, जितने भी युद्ध होंगे, जितनी भी घोषणाएं होंगी, सारी किसके नाम से होती हैं? राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। अनुच्छेद संविधान 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। किसी भी जो मुजरिम होता है उसको वो क्षमादान कर सकता है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी द्वारा ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, उसका परिविलंबन और परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। उसकी सज़ा को कम कर सकता है। ठीक है, उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसकी सज़ा को छोटा कर सकता है, ये चीज़ें। अब हम देख लेते हैं शक्तियाँ कौन कौन से। क्षमादान में क्या होता है? उसकी सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर दिया जाता है। लघुकरण, इसमें क्या है? दंड की जो प्रकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है, वो करते हुए उसको कम करना। जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना, इसको बोलते हैं लघुकरण। परिहार, दंड की प्रकृति में परिवर्तन, बिना सजा को कम किए, 20 वर्ष की सजा को 10 वर्ष की सजा में बदल देना। ठीक है। विराम, अपराधी की परिस्थितियों को देखकर दंड कम करना। अपराधी महिलाओं को गर्भवती होने पर उसका क्या कर दिया जाता है? विराम कर दिया जाता है। परिविलंबन, किसी दंड विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रूप से रोक लगाना तथा अर्थात अपराधी को सजा को कुछ और समय के लिए आगे बढ़ाना। ठीक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं 3। आपातकालीन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान भाग 18 में
और अनुच्छेद 352 से 361 तक किया गया है। भाग 18 352 से 361। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल 356, और जो वित्तीय आपातकाल होता है वो 360। ये अभी तक आज तक एक बार भी नहीं लगा, ये लग चुके हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के स्थिति में ये लगाया जाता है। ठीक है, पहले जो ये शब्द था सशस्त्र विद्रोह, ये नहीं था। फिर इसके 44वें संविधान संशोधन में ये शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के लिए मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है। कैसा परामर्श आवश्यक है? लिखित। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शब्द को जोड़ा गया। इसके साथ ही इसे संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ दिया गया। पहले आंतरिक अशांति शब्द था, अब कौन सा है? सशस्त्र विद्रोह। अब तक 3 बार राष्ट्रीय जो आपातकाल है उनकी घोषणा की जा चुकी है। चीनी आक्रमण हुआ था 1962 से 1968, तब की गई थी पाकिस्तानी आक्रमण पर भी। और आंतरिक अशांति इंदिरा गांधी के समय ये घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति शासन का पहली बार प्रयोग जो हुआ था 1951 पंजाब में हुआ था। सर्वाधिक समय तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन रहा, 87 से 92 तक। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में और केरल में 10-10 बार। ठीक है, शासन रहा। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में लगाया जाता है। जो राज्यपाल होता है उसको लगे कि हम जो राज्य सरकार वो शासन चलाने में विफल है, तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, और राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि भारत या उसके किसी क्षेत्र को वित्तीय स्थिति संकट में है, तो राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। भारत में अभी तक एक बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति को कुछ वीटो शक्तियां भी दी गई हैं। वीटो जो शब्द है लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ है रोकना। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर है: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, याद रखना। जो एब्सोल्यूट वीटो है, इस वीटो के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी राय सुरक्षित रख सकता है, किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख सकता है। सस्पेंसिव वीटो, इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दूसरी बार विधेयक को भेजने पर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। एक बार ही सिर्फ उसको पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर पूर्ण विचार के बाद दोबारा आ गया तो राष्ट्रपति उन्हें पूर्ण विचार के लिए दोबारा नहीं भेज सकता, फिर वो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य रहेगा। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है। धन विधेयक के संबंध में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिर्फ धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को ना तो वापस करता है, ना ही उसको पूर्ण विचार के लिए भेजता है, बल्कि उसको पॉकेट में रख लेता है। चूँकि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या नहीं देने संबंधी कोई भी समय सीमा नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ना तो उसने पूर्ण विचार के लिए लौटाया, ना उसने वापस किया, उसको अपने पास रख लिया। ठीक है, तो और उसकी कोई समय सीमा भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है। अपवाद, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक में याद रखिए, ज्ञानी जेल सिंह द्वारा जेबी वीटो पावर का पहली बार प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में किया गया था। तो जो पॉकेट वीटो को प्रयोग किया है ज्ञानी जेल सिंह, ये साथियों अनपढ़ राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति, अनपढ़ नहीं, सबसे कम पढ़े लिखे। जेबी वीटो जो पहली बार प्रयोग किया गया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में किया गया।
अब राष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अब देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे 1950 से 62 तक। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। केवल नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। तो निर्विरोध कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 12, और फिलहाल भी वर्तमान में महिला ही राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए शुक्रिया।